जय हिंद। क्लास 10 वीकली टेस्ट सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल सेट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले मॉडल सेट 1 बन चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो वहां से देख लीजिए, वहां भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वीकली टेस्ट और फाइनल एग्जाम दोनों के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोग का स्पेशली जैक बोर्ड का पूरी तरह से तैयारी करवाया जाता है, चाहे आपको वीकली टेस्ट का तैयारी करवाना हो, फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाना हो, अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर तो किसी प्रकार का बुक का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना हो, सारा चीज इस चैनल पर करवाया जाता है। और आप लोग से एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए डिमांड करते हैं, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन 100% नहीं दे सकते हैं, है ना। आप ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में ऐसे पढ़िए भी मत, है ना। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन के फेर में रहते हैं तो आप लोग 16 क्वेश्चन का ही आंसर तैयार कर पाइएगा, अच्छी तरह से जान पाइएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से मॉडल सेट देखते हैं तो और भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान सकते हैं। और रही बात ओरिजिनल क्वेश्चन का, तो जो है वो जिस दिन एग्जाम रहता है उसी दिन जो मॉडल सेट आप लोग को दिया जाता है, उसमें से कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जो कि शायद जो है वो वीकली टेस्ट में पूछे या फिर तो आधा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है ना। वहां मिलाकर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, डायरेक्ट जो है वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता का सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो विश्वास जो था वो महात्मा गांधी का था। आगे प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो उस समय जो था वो बैसाखी का मेला लगा हुआ था, तो बैसाखी मेला हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को एक खत लिखा गया था और खत में सबसे पहले किस मांग या फिर तो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो था किस वस्तु पर लगाए गए कर को जो था वो खत्म करने के बारे में था। तो नमक पर जो कर लगा था उसको खत्म करने के बारे में था, क्योंकि नमक सभी कोई प्रयोग करता है। मेन मुद्दा ये उठाया गया था। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था, 5 फरवरी को, है ना। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, है ना। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो प्रचंड बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में जो है वो सामान्यतः दिखाई देता है, तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा। भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो निम्न आय वाले देश वर्ग के देश में आता है ना। निम्न भारत जो है किस वर्ग के देश में आता है? तो निम्न आय। आगे की निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का विशालता को प्रदर्शित करता है? कोई अर्थव्यवस्था किसी का मतलब अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो किससे पता चलेगा? तो जीडीपी से चलता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आगे जो है कि परिवहन हो गया, भंडार हो गया, संचार हो गया, बैंक सेवा आदि जो है व्यापार गतिविधियां प्रमुख उदाहरण है किस क्षेत्र में, है ना। परिवहन, भंडारण, ये सब सेवा क्षेत्र, सेवा वाला क्षेत्र है ना, सेवा वाला कार्य है। तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं ना। तो तृतीय क्षेत्र में ये सारा चीज आता है। आगे कृषि क्षेत्र जो है, कृषि क्षेत्र के श्रमिक में किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि कृषि क्षेत्र में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है। आगे है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत आने का मेन मुद्दा जो था संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, कि आखिर यहाँ भारत का क्या अर्थव्यवस्था, मतलब किस तरह की चीजें यहाँ है, व्यवस्था क्या है, नहीं है, वो सारा चीज। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, ये सेट 1 में ये सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित किया गया था, तो 1919 हो जाएगा। महात्मा गांधी जो था, महात्मा गांधी जो थे, है ना, भारत कब लौटे थे, है ना? तो 1915 ईस्वी में, और ये 1883 में जो था कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हिंद स्वराज नामक एक किताब है ना, हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक है जिसका रचना कौन किया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो ये पुस्तक का रचना किया गया है। दुनिया के कितने देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है? तो 25 देश में जो है दुनिया में संघात्मक शासन व्यवस्था है। आगे की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितना भाषाओं को रखा गया है? तो टोटल जो है 22 भाषाओं को रखा गया है, और 40% भारतीयों का जो है वो हिंदी मातृभाषा है ना, जबकि जो है वो 22 भाषा और अलग से रखा गया है। आगे की जब सत्ता जो है, जब सत्ता को केंद्र और राज्य सरकार से छीन लिया गया और स्थानीय सरकार को दे दिया गया, तो इसको हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो डेयरी, मत्स्य, कृषि, ये तीनों आता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे की भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का भी सबसे ज्यादा योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र हो जाए। अब नेक्स्ट आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले कि चौरी चौरा कांड क्या है? तो भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड जो है वो फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार द्वारा, है ना, ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में, है ना, चौरी चौरा में हुआ था ये कांड, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारी के मतलब एक बड़ा सा समूह जो था वो पुलिस से भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने जो था पुलिस पर हमला कर दिया
स्टेशन पर आग लगा दिया, जिसमें कि उनके कर्मचारी भी मरे थे। और इस टोटल घटना में जो है ना, इस घटना में टोटल 22 पुलिसकर्मी का जिंदा मतलब जल गए थे, है ना। नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन क्या है। तो संविधान संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में किए गए किसी भी प्रकार का बदलाव या सुधार को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन बोलते हैं। तो ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। महामंदी के विषय में आप क्या जानते हैं, है ना, ये महामंदी कैसे आता है। तो महामंदी का मतलब क्या होता है कि महामंदी एक वैश्विक मतलब पूरा दुनिया का जो है वो आर्थिक संकट है, जो कि 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग एक दशक मतलब जो था वो चला था, मतलब 10 साल तक लगभग ये चला था। और यह 20वीं सदी का सबसे गंभीर आर्थिक मतलब संकट था और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था, खाली भारत पर नहीं बल्कि पूरा दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ा था। और महामंदी के दौरान जो है दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों बुरी तरह से जो था प्रभावित हो गया था, जिससे इसका मुख्य कारण जो है जिससे कि उद्योग का भी पतन हो गया था, है ना, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आ गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी में बहुत ज्यादा गिरावट भी आया था। इसका कारण क्या क्या है, तो महामंदी के लिए जो उत्तरदायी जो है कारण वो है अमेरिका का जो शेयर बाजार का पतन होना, पहला कारण। दूसरा कारण है कि बैंकिंग प्रणाली की विफलता, मतलब ये फेल्यूर हो गया था। तीसरा कारण संरक्षणवादी व्यापार नीतियां। नेक्स्ट जो है वो कारण मुद्रा नीति में जो गलतियां हुआ था, और आय असमानता, कृषि संकट, ये सारा चीज जो है वो इसका जिम्मेवार है। नेक्स्ट आता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या अंतर है ना। तो संगठित और असंगठित क्षेत्र जो है भारत और अन्य देशों में कार्य के दो प्रमुख श्रेणी है और इसके बीच महत्वपूर्ण अंतर है जिनका प्रभाव हम लोग नीचे भी देखेंगे, है ना, क्या क्या होता है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर पढ़ना होगा तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। मुख्य अंतर जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे, है ना, कि यहाँ क्या आता है कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा मिलता है, जबकि जो असंगठित क्षेत्र में काम जो है वो स्थितियां अनिश्चित और असुरक्षित रहता है। सीधा सीधा समझिए, संगठित क्षेत्र में जो है कर्मचारी, जिसमें बोलते हैं सरकारी वाला संगठित क्षेत्र, जो भी सरकारी चीज होता है वो संगठित क्षेत्र है, और जो प्राइवेट होता है या फिर तो कम दिनों के लिए रहता है वो असंगठित होता है ना। यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ सकते हैं, पीडीएफ दे देंगे वहां से। इसे में पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, है ना। अच्छा, संगठित में देख लीजिए, संगठित में क्या आता है, तो सरकारी काम जितना भी है, कंपनी हो गया, बैंक, बीमा कंपनी, स्कूल, कॉलेज, ये सब संगठित क्षेत्र में आता है। और वहीं असंगठित में कौन कौन आता है, तो असंगठित में जहाँ कोई मतलब सुरक्षा का कोई मतलब ये ही नहीं है ना। इसमें उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, इसमें कृषि हो गया, छोटे दुकान हो गया, विनिर्माण हो गया, मजदूर हो गया, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, ये सारा चीज जो है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इससे समझ में आ गया होगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। संघवाद से आप क्या समझते हैं, भारतीय संघीय शासन व्यवस्था का चर्चा करें। संघवाद क्या होता है, तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार की सत्ता और अधिकार क्षेत्र में दो स्तर में विभाजित किया जाता है। मतलब सीधा सीधा लैंग्वेज में समझिए कि जिस शासन व्यवस्था में शासक जो है वो, या फिर तो जिस शासन व्यवस्था में सरकार जो है दो या दो से अधिक स्तर की कार्य करती है ना, वैसा शासन व्यवस्था जिसमें सरकारें जो है दो या दो से अधिक स्तर पर कार्य करती हैं, उसी को हम लोग जो है संघवाद बोलते हैं, है ना। अब इसका क्या क्या लक्षण है, विशेषता है, तो द्विस्तरीय शासन प्रणाली होता है, मतलब कम से कम दो सरकार रहेगा, है ना। संवैधानिक द्वारा अधिकार का विभाजन रहता है, संविधान द्वारा लिखित ये किसका क्या अधिकार हो रहता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहता है, न्यायपालिका किसी का दबाव नहीं रहेगा। लचीलापन होता है। भारत में संघवाद के बारे में है थोड़ा सा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसमें संघ सूची है, राज सूची है, समवर्ती सूची है, ये सारा चीज। अब नेक्स्ट जो आता है, लास्ट हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न की तृतीय क्षेत्र के बारे में, है ना। तो तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से भिन्न कैसे है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो तृतीय क्षेत्र में जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, और अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जो कि सेवाओं को उत्पादन और वितरण से संबंधित है, न कि जो है भौतिक वस्तुओं से उत्पादन से, है ना। प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीय क्षेत्र जो है वो किस चीज पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, और द्वितीय क्षेत्र जो है वो आपका प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। लेकिन तृतीय क्षेत्र जो है ये इस सब पर उतना निर्भर नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ उदाहरण देके लिखा हुआ है। तो आप लोग जो है वो पीडीएफ आप लोग ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप या फिर तो व्हाट्सएप ग्रुप, वहां जो है पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां से आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा से यहाँ आंसर देके आप समझ सकते हैं। निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से इसलिए भिन्न है क्योंकि यह मुख्य रूप से सेवाओं पर आधारित होता है, केंद्रित होता है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र जो है भौतिक वस्तुओं पर केंद्रित होता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवा का उत्पादन और उपभोक्ता के साथ सीधा संपर्क होता है ना। इसलिए जो है ये वो दोनों से अलग है, भिन्न है। तो ये तो खत्म होता है। आप कल जो है, कल का जो मॉडल सेट आएगा, मॉडल सेट 3, उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ रहेगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।